हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर NTA नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PGT शिक्षा शास्त्र प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कक्षा में भूमिका, द्वंद्व, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का अध्ययन का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन है पेशेवर और नैतिक नीति शास्त्र, दूसरा शांति शिक्षा, तीसरा शिक्षा का समाजशास्त्र और चौथा शैक्षिक मनोविज्ञान। तो मित्रों, कक्षा में भूमिका, द्वंद्व, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का अध्ययन का जो संबंध होगा वो जो है शिक्षा के समाजशास्त्र, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा के समाजशास्त्र, ये ऑप्शन आपका सही होगा, तीसरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, पियाजे के विचार में संज्ञानात्मक विकास की रूप संक्रियात्मक अवस्था भारत में शिक्षा की किस अवस्था के अनुरूप है? जो पियाजे के द्वारा दिया गया है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, उनमें जो है रूप संक्रियात्मक अवस्था भारत की शिक्षा किस अवस्था के अनुरूप होगा? तो ये सही ऑप्शन इसमें जो है वो माध्यमिक शिक्षा होगा। 32 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, माध्यमिक शिक्षा। कि पियाजे के विचार में संज्ञानात्मक विकास की रूप संक्रियात्मक अवस्था जो है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 अधिगम के थॉर्नडाइक प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या एक अधीनस्थ विधान है? तो अधीनस्थ विधान जो 4 ऑप्शन है, सादृश्य आधारित अनुक्रिया, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें जो सही होगा कि थॉर्नडाइक प्रणाली में एक अधीनस्थ विधान है, वो है सादृश्य आधारित अनुक्रिया। क्या हो जाएगा? 33 का क्वेश्चन नंबर 1 सही है कि सादृश्य आधारित अनुक्रिया। ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया है कि एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण पद्धति को इस प्रकार अभिकल्पित करता है कि किसी संकेत की उपस्थिति में नकारात्मक प्रबलन का मिलना प्रशिक्षु द्वारा एक खास अनुक्रिया उत्पन्न किए जाने पर निर्भर करे। इस क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन पद्धति को नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? 34 का जो आपका सही आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन चौथा होगा, परिहार प्रशिक्षण। ठीक है ना? सही ऑप्शन क्या है इसका? परिहार प्रशिक्षण। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 35 अधिगम के हस्तांतरण के लिए गेस्टाल्ट शब्द क्या है? ध्यान दीजिएगा, अधिगम के हस्तांतरण के लिए गेस्टाल्ट शब्द क्या है? पहला उद्दीपक भेदभाव, दूसरा समझ का पक्षांतरण, तीसरा उद्दीपक सामान्यीकरण और चौथा प्रतिक्रिया सामान्यीकरण। 35 तो इसका जो सही आंसर होगा 35 का जो दूसरा है, समझ का पक्षांतरण। गेस्टाल्ट शोध सिद्धांत से लिया गया है। शोध गेस्टाल्ट का मतलब है कि पूर्णाकार या पूर्णाकृत, जिसका अंडरस्टैंडिंग समझ से जो है लिया जाता है, नहीं समझ सूझबूझ। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि हल की अधिगम प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती चर माना गया था? हल की अधिगम प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती चर माना गया था? पहला अंतर्नोद दशा, दूसरा उद्दीपक की तीव्रता, तीसरा उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया विभव
और चौथा विलोप के लिए अप्रबलित अनुक्रियाओं की संख्या। तो 36 में जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया विभव जो मध्यवर्ती चर माना जाता है हल के अधिगम में, वो क्या है? उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया विभव। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, गेने के अधिगम पद सोपान में निम्नलिखित में से क्या अधिगम का उच्चतम प्रकार है? पहला सृजनात्मक अधिगम, दूसरा समस्या समाधान अधिगम, तीसरा अवधारणा अधिगम और चौथा श्रृंखला अधिगम। तो इसमें जो है जो गेने के अधिगम सोपान की जो 8 प्रकार बताया है, अधिगम का जो उच्चतम प्रकार है वो समस्या समाधान अधिगम है। ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर है इसका कि समस्या समाधान अधिगम। ये कई बार पूछा भी गया है विभिन्न प्रश्नों में, प्रश्नोत्तरी के रूप में, कंपटीशन में। निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक अधिगम प्रतिपादन ने सार्थक अधिगम की अवधारणा विकसित की? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक अधिगम, किसकी बात कर रहा है? संज्ञानात्मक अधिगम प्रतिपादन ने सार्थक अधिगम की अवधारणा विकसित की है। 4 ऑप्शन दिए हैं। जीन पियाजे पहला, दूसरा डेविड ओसबेल, तीसरा जेरोम एस ब्रूनर, चौथा फेरेंस मर्टन। जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो होगा डेविड ओसबेल। ठीक है ना, डेविड ओसबेल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अपने अधिगम प्रणाली में संशोधन करते हुए टोलमैन ने निम्नलिखित में से किसे विनिर्दिष्ट किया? निम्नलिखित में से किसे विनिर्दिष्ट किया कि अपने ही अधिगम के सिद्धांत में संशोधन जो है वो टोलमैन ने किया है। तो किस रूप में किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा होगा, अंतर्नोद विभेदीकरण अधिगम। क्या होगा? अंतर्नोद विभेदीकरण अधिगम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 40 पर अगर हम जाते हैं तो 2 कॉलम बनाए गए हैं, बुद्धि का प्रकार और बुद्धि में शामिल चिंतन। ठीक है ना, 2 इसको हमें मिलाना है। जैसे पहला है ए संज्ञानात्मक बुद्धि IQ। ठीक है ना, पहला क्या है? संज्ञानात्मक बुद्धि IQ। इसमें क्या सही होगा? तो संज्ञानात्मक बुद्धि IQ जो होता है वो क्या होता है? क्रमिक चिंतन होता है। इसलिए हम संज्ञानात्मक बुद्धि को कहाँ मिलाएंगे? सेकेंड, क्रमिक चिंतन। ठीक, दूसरा भावात्मक बुद्धि EQ। भावात्मक बुद्धि EQ क्या है? वो EQ जो है इसमें सही आंसर होगा इसका सहचर्यात्मक चिंतन। ठीक है ना, तो इसका थर्ड सही हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि का तीसरा यानी कि सहचर्यात्मक चिंतन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन C में देखा जाता है 40 के अंतर्गत ही। C आध्यात्मिक बुद्धि SQ। आध्यात्मिक बुद्धि SQ क्या है? इसमें ऑप्शन क्या सही है? पहला एकात्मक चिंतन। SQ आध्यात्मिक बुद्धि क्या है? एकात्मक चिंतन। और सांस्कृतिक प्रज्ञा यानी कि CQ क्या है? परा पारिस्थितिकी चिंतन। क्या है? परा पारिस्थितिकी चिंतन। इस प्रकार हम कम को सुलेमित कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि संज्ञानात्मक बुद्धि क्या है? क्रमिक चिंतन है। भावनात्मक बुद्धि क्या है? सहचर्यात्मक चिंतन है। आध्यात्मिक बुद्धि क्या है? एकात्मक चिंतन है। और सांस्कृतिक प्रज्ञा क्या है? परा पारिस्थितिकी चिंतन। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने मानसिक माप शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? ध्यान दीजिएगा, मानसिक माप शब्द। ठीक है ना, मानसिक माप शब्द का प्रयोग
सबसे पहले किया था। तो वो सबसे पहले किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला टर्मन, दूसरा बिने, तीसरा थॉर्स्टन, चौथा गाल्टन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गाल्टन होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, छात्रों में अभिवृत्ति परक परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी सहायक होगी? ठीक है, छात्रों में अभिवृत्ति परक परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी सहायक होगी? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समूह निर्देशन, निर्देशात्मक उपबोधन यानी कि परामर्श, अनिर्देशात्मक उपबोधन और व्यक्तिगत निर्देशन। तो इसका जो सही आंसर होगा 42 का पहला होगा समूह निर्देशन। ठीक है, समूह निर्देशन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक शोध में वांछित विशिष्ट गुण है। 4 ऑप्शन है प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत। कारक प्रभाव संबंध, मध्यवर्ती चरों का नियंत्रण, प्रदत्तों का जटिल सांख्यिकीय प्रतिपादन और चौथा स्वतंत्र चरों में हेरफेर लाना। तो जो प्रयोगात्मक शोध होता है वो स्वतंत्र चरों में हेरफेर लाना जो विशिष्ट गुण है, यही यानी क्वेश्चन नंबर 43 का चौथा ऑप्शन सही है कि स्वतंत्र चरों में हेरफेर लाना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता? ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है? प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध, बहुल सहसंबंध, क्रमांक अंतर सहसंबंध। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिसका मान जो है ऋणात्मक नहीं होता है, वो होता है बहुल सहसंबंध। ध्यान रखिएगा हमेशा, बहुल सहसंबंध। ठीक, अगर 50, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, अगर 50 प्राप्तांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनका मध्यांक मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला नीचे से 25वां प्राप्तांक, दूसरा 25वें और 26वें प्राप्तांकों का मध्यमान, तीसरा ऑप्शन है 25वें और 26वें प्राप्तांकों का योगफल और चौथा है ऊपर से 25वां प्राप्तांक। इसका एक ट्रिक है कि जो भी संख्या दी हो, ट्रिक के माध्यम से कोई सूत्र अगर आपको न भी पता हो तो मध्यांक मान निकालना हो तो एक ट्रिक है कि जो भी संख्या अगर दी हो, अगर संख्या विषम है तो आरोही क्रम में लिखने के बाद बीच में जो संख्या आएगी आधा भाग एक तरफ, आधा भाग एक तरफ, यानी कि बीच में संख्या आएगी। मान लीजिए अगर यही प्राप्तांकों की संख्या जो है 50 न होकर 51 होती तो हम क्या करते, आरोही क्रम में लिखते तो 25 एक तरफ, 25 एक तरफ, और जो बीच में होता वो हमारा आंसर सही होता। और यदि सम संख्या है तो हम 2 अंकों को लेते हैं, यानी कि 25वें और 26वें से। मान लीजिए 5 अंक हैं, 10 प्राप्तांक हैं, तो 10 में 10 सम है, तो 10 में हम क्या करेंगे, 5वां प्लस 6ठा इक्वल टू 5 + 6/2, जो आएगा वही क्या होगा, वही मध्यांक मान होगा। यानी इसमें जो सही आंसर होगा 45 में वो दूसरा होगा, दूसरा, यानी कि 25वें और 26वें प्राप्तांकों का मध्यमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, संभाव्य और असंभाव्य प्रतिदर्श विधि के मध्य भेद को दर्शाने वाला आवश्यक घटक है, यानी कि आवश्यक घटक क्या है जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी संभाव्यता और असंभाव्यता प्रतिदर्श विधि के मध्य भेद को दर्शाता है। पहला प्रतिदर्श का आकार, दूसरा इकाइयों के चयन में यादृच्छिकता, तीसरा जिस समग्र से प्रतिदर्श लिया गया है उसकी प्रकृति, चौथा प्रतिदर्श की प्रतिनिधित्व क्षमता। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो दूसरा होगा, 46 का दूसरा, यानी कि इकाइयों के चयन में यादृच्छिकता।
कि संभाव्यता में क्या है कि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है, और असंभाव्यता में प्रतिदर्श जो इकाइयों का चयन होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 47। पाठ्यक्रम विकास में निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानीय प्राधिकरणों को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है? स्थानीय निकायों को या प्राधिकरणों को। पहला रूस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा भारत, चौथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा कि सर्वाधिक पाठ्यक्रम विकास में जो है वह स्थानीय प्राधिकरणों को महत्व दिया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 48। लोकतांत्रिक निर्णय लेने में निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम के किस प्रतिमान में सर्वाधिक संभावना है? ठीक है, तो 48 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रदर्शन प्रतिमान, दूसरा जमीनी प्रतिमान, तीसरा व्यवस्था प्रणाली पर आधारित प्रतिमान और चौथा प्रशासनिक प्रतिमान। तो इसमें लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा जो माना जाता है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 का जो है वो चौथा सही है, प्रशासनिक प्रतिमान। ठीक है, प्रशासनिक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। प्रभावकारी नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ज्यादा क्षमता है? पहला महान व्यक्ति सिद्धांत, दूसरा विशेषज्ञ सिद्धांत, तीसरा क्रियान्वितकारी सिद्धांत, चौथा रूपांतरणकारी सिद्धांत। तो प्रभावकारी नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए जो सबसे अधिक क्षमता जो विकसित होती है वो किसमें होती है? रूपांतरणकारी सिद्धांत। कि नेता जैसे होते हैं, कब क्या भेष, क्या रूप, क्या बोल दें, कोई उनका जो है वजूद नहीं होता है, लेकिन रूपांतरणकारी समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो है वो बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50। एक अच्छा अध्यापक द्वारा छात्रों की योग्यता तथा कमजोरी जानने हेतु किया गया एक विशेष विषय वस्तु आधारित परीक्षण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 कि एक अच्छा अध्यापक द्वारा छात्रों की योग्यता तथा कमजोरी जानने हेतु किया गया एक विशेष विषय वस्तु आधारित परीक्षण क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं: अक्षमता परीक्षण, पूर्वानुमान परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्थापन परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण होगा। कि एक अध्यापक जो है अपनी योग्यता और कमजोरी जानने के लिए जो है, छात्रों की योग्यता तथा कमजोरी जानने के लिए किया गया जो विशेष विषय वस्तु आधारित परीक्षण कहलाता है वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51 और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है। 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक है विश्वसनीयता के प्रकार और दूसरा आकलन विधि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा भी गया है नेट के एग्जाम में एक बार। आंतरिक संगति, दूसरी तरफ आकलन विधि है। तो आंतरिक संगति जो है वह अर्ध विभाजन विधि कहलाती है। आंतरिक संगति अगर होता है किसमें? विश्वसनीयता में अगर आंतरिक संगति पाई जाती है तो वो आकलन विधि, किस आकलन विधि से जो है उसको निकाला जाता है? अर्ध विभाजन विधि। ठीक है ना, आंतरिक संगति में जो है अर्ध विभाजन विधि। तर्क संगत तुल्यता समानांतर रूप विधि। ठीक है ना, इसका जो सही मिलान होगा तर्क संगत तुल्यता का वो होगा समानांतर रूप विधि, और स्थिरता का होगा परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। स्थिरता का क्या होगा? परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। ठीक है, निश्चित ही आप निरंतर हमारे साथ वीडियो पर बने रहें, लाइक करें और शेयर करें। निश्चित ही कई हजार प्रश्नों की श्रृंखला आपको हम देंगे, और आप हो सके तो यथा प्रश्न आप नोट्स भी बनाते रहें, या बीच में जो है आप
जो इम्पोर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।